हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर आपका मिशन ऑब्जेक्ट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आगे की तैयारी भी जारी रखें मेहनत ईमानदारी से। साथ में प्रैक्टिस है जरूर लगाते रहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। आज की सेशन में कुछ खास बातें करने आ रहे हैं, मतलब आज की सेशन में कुछ खास बातें करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद खास है। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन सीरीज के बारे में बात करेंगे और ये सेशन आपका बेहद खास होने वाला है। क्वेश्चन सीरीज का मतलब होता है जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आज तक जितने भी पूछे जा चुके हैं 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं आपके, साइकोलॉजिकल और पेडागोजिकल खास करके, इन चीज़ों का सीरीज आपके आने जा रहे हैं। साथ में अभी जो भी आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, जैसे सीडीपी का जो सेक्शन है आपका 30 मार्क्स का, जो कि दोनों में कॉमन है आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पेपर का जो भी क्वेश्चन होगा सीडीपी का, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जितने भी क्वेश्चन होंगे, साथ में हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस, मैथ, साइंस, जितने भी एसएसटी वाले पेडागोजी हैं, उन सारे पेडागोजी का क्वेश्चन सीरीज आपको आते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। उसमें बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया हुआ रहेगा। साथ में उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके थ्योरीज निकल कर आएंगी पेडागोजिकल, उन थ्योरी को आपको अच्छे तरीके से अलग वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा या वहाँ पर भी बता दिया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो साथ में इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी हम लोग करेंगे, जो भी पेडागोजिकल जो है ना इशू, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग समझेंगे यहाँ अलग से। खास बात इसमें ये रहेगी कि इसमें जो भी आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, वो पीडीएफ जो भी पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर करके उसमें फिर से आप उसको टिक मार सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, या रिवीजन के तौर पर आप उसको एक साथ रख सकते हैं, जो आपको बेहद पसंद आएगा। उम्मीद करता हूँ आप बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं इस सीरीज को। तो ये रहा सीडीपी का क्वेश्चन सीरीज और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों वाले देख सकते हैं, क्योंकि उन दोनों पेपर में पूछे गए सारे सीडीपी क्वेश्चन का हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं और किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया जाता है जो भी हम देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2011 से लेकर 2019 तक, उन सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो आइए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर और इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक का होती है, इसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किन चीज़ों से सीखता है? तो पियाजे की जो 4 अवस्था है, पियाजे की चारों अवस्था में पहली अवस्था जो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक का होता है और इसमें बच्चा जो होता है इंद्रियों के द्वारा ज़्यादा सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा ज़्यादा सीखता है। अमूर्त चिंतन तो चौथा स्टेज में होता है। भाषा के द्वारा नए अर्जित ज्ञान करना ये भी नहीं होगा, इसमें पहला सेशन में नहीं, पहली अवस्था में नहीं होता है। निष्क्रिय शब्दों को समझना ये भी नहीं होगा, ये तीसरे में आता है। तो इस तरीके से पहला हो गया, ये सी हो गया इसका। नेक्स्ट, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल कहने का मतलब किस अवस्था के दौरान होता है? तो पूर्व वाली अवस्था में समाजीकरण आपको पढ़ाया गया था, पियाजे वाले चैप्टर में आपको बताया भी गया था कि जो हमारा जो स्कीमा होता है, स्कीमा में चेंज करना कब जटिल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो वो होता है किशोरावस्था के दौरान। प्रौढ़ावस्था के दौरान तो कुछ ना, मतलब समाजीकरण तो हो जाता है, लगभग जो भी होना होता है उस समय हो जाता है। व्यक्ति के पूरे जीवन में वो कुछ ना कुछ समाजीकरण सीखते रहता है, समाजीकरण के बारे में कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से सीखता है। लेकिन ये जो है सबसे गहन और जटिल के बारे में कहा जा रहा है, तो सबसे गहन और जटिल किशोरावस्था के दौरान होता है। इसका आंसर डी होगा। का इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा बिगड़ना होता है तो बिगड़ जाता है, सुधरना होता है तो सुधर जाता है। कहा जाता है ना 13 to 19, ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज में बच्चे को जो समाजीकरण जो होता है, समाज में किस तरीके से जीना चाहिए, ये सिखाना बेहद ज़रूरी होता है। चलिए आगे नेक्स्ट है अनुवांशिकता। नेक्स्ट है अनुवांशिकता को सामाजिकरण संरचना माना जाता है। कैसी संरचना? सामाजिक संरचना मतलब सोशल स्ट्रक्चर निर्माण करना है बच्चों में। तो सोशल स्ट्रक्चर तो आपके वातावरण से होते हैं, तो वातावरण से जो कुछ होते हैं इसमें आपका अनुवांशिक भूमिका नहीं निभाता है, अनुवांशिकता का कोई काम ही नहीं है। इसलिए आपके जो भी होने वाले हैं, ये जो होता है अनुवांशिकता जो होता है स्थिर होता है,
गत्यात्मक नहीं होता है, प्राथमिक नहीं होता है, गौण नहीं होता है, ये अस्थिर होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, मतलब ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर पर जो आधारित होता है। तो सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बहुत सारा सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत है, रचनावादी सिद्धांत है, संज्ञानवादी, विकासवादी। तो देखिए क्वेश्चन को छांटने का प्रयास करिए। रचनावादी का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब कुछ निर्माण करना। विकासवादी का मतलब होता है विकास करना, प्रोग्रेस करना। संज्ञानवादी होता है आपके मस्तिष्क से संबंधित। लेकिन व्यवहारवादियों का कहना भी है, व्यवहारवादी सिद्धांत में यही होता है कि बच्चे आसपास के चीज़ों को देख करके, आसपास के लोगों का व्यवहार देख करके चीज़ों को ग्रहण करते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उन चीज़ों से वो सीखते हैं बच्चे। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए नहीं वाला जो है ना, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि सीटेट में ज़्यादातर नहीं वाला क्वेश्चन आता है और उसको गहराई से रंगा हुआ भी रहता है और लोग गलती करके चले आते हैं। तो नहीं वाला जो है आप देख कर चलिएगा। कह रहा है कि समझ के लिए शिक्षण, समझ के लिए शिक्षण मतलब शिक्षण जो करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे, समझ के लिए करेंगे। तो क्या होगा इसमें देखते हैं। पहला है समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। अगर कोई वस्तु समान है, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या सदृशता है, इसको देखने के लिए बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उन चीज़ों के लिए। तो ये तो उत्तर नहीं होगा, निगेटिव पूछ रहा है इसलिए निगेटिव आंसर होना चाहिए। विद्यार्थियों के एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अब रटने वाले विद्यार्थियों को रटना सिखाइएगा कि एकांकी को या उसके प्रक्रिया को याद करने के योग्य अगर बनाइएगा तो उसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ नहीं था, ये सही लग रहा है इसका। अगला है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में, देखिए अपने शब्दों में अगर व्यक्त करेगा तो कुछ ना कुछ समझा हुआ रहेगा तभी व्यक्त करेगा। तो सिंपल सा ये भी नहीं होगा। और नियम कैसे काम करता है, इसके लिए उदाहरण स्पष्ट कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। अब देखिए उदाहरण के द्वारा हम उसको समझाएंगे तो उसमें समझ के लिए शिक्षण कराएंगे, तो समझ वाले शिक्षण हो गया ये तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका जो भी होगा आपका सी होगा, नहीं 2 होगा ये वाला, याद कराने के योग्य बनाना। देखिए क्वेश्चन भी बहुत सारा ऐसा होता है ना कि जो निगेटिव होता है उसका आंसर भी निगेटिव होना चाहिए, तो इस तरीके से इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभी प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, फिर निगेटिव वाला पूछ रहा है तो आंसर भी निगेटिव होना चाहिए। और कह रहा है आंतरिक रूप से भी प्रेरित, मतलब आंतरिक रूप से भी प्रेरित का मतलब होता है इंटरनल मोटिवेटेड। अब बच्चा इंटरनल मोटिवेटेड कब होगा? और जब इंटरनल मोटिवेट होगा तब वो उसका जो काम होगा वो इंटरेस्ट के साथ करेगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वे कार्य को करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। देखिए जब अंदर से मोटिवेटेड रहेगा तो अंदर से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ये तो आंतरिक रूप से भी प्रेरित वाला हो गया, सिंपल सा। तो ये तो नहीं वाला में नहीं आएगा, सही नहीं है जो पूछ रहा है। वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, सही है, आंतरिक रूप से भी प्रेरित है तो चुनौती भरा कार्य तो पसंद करेगा ही। वे हमेशा सफल होते हैं, ये कहना गलत है। देखिए जरूरी नहीं कि बच्चा जो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है या आप भी हम लोग भी आंतरिक रूप से अगर किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं तो हमेशा सफल ही होंगे, ऐसा कहना गलत है। इसलिए ये ऑप्शन निगेटिव लग रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। और उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, सही बात है, आंतरिक रूप से भी प्रेरित रहिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा तो मन तो लगेगा ही आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? फिर नहीं आ गया, बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, मतलब प्रतिभाशाली बच्चों की, कौन बच्चे? प्रतिभाशाली बच्चे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। अब देखिए अब उस पर विशेष ध्यान देने के लिए उसके समकक्षियों, समान कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ, मतलब उससे हटा करके उसे अलग कर दीजिएगा तो उसे भी बुरा लगेगा, और जो कुछ पहले से सीख रहा था उसे लगेगा कि हम लोगों से अलग हो गए हैं। इस तरीके से हमारी समावेशी शिक्षा भी यही करती है कि अगर प्रतिभाशाली बालक भी है और मंदबुद्धि भी बालक है तो सबको एक साथ बैठाकर पढ़ाना चाहिए ताकि सब लोग अच्छे तरीके से सीख सके। दूसरा है उसे सृजनात्मक को संगठित उनकी सृजनात्मकता को संगठित करने के लिए उन्हें चुनौती देना। देखिए ये काम आप कर सकते हैं, उसके पास जो क्रिएटिविटी है
उसे आप चुनौती दे सकते हैं कि अच्छा जरा ये काम करो, तो प्रतिभाशाली बालक है तो कर देगा वो। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। गैर शैक्षणिक गतिविधि क्या होती है? जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, गेम हो गया, जितने भी हो गए पढ़ाई के अलावा जो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। तो गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। प्रतिभाशाली बालक का एक लक्षण होता है कि वो सभी चीज़ों में प्रतिभाशाली हो। तो गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक दो तरह का होते हैं गतिविधि। तो गैर शैक्षणिक गतिविधि में आनंद लेना सिखाना, ये भी सही है। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, सीखना सिखाना कि तनाव को किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, ये सब प्रतिभाशाली बच्चों को सिखाना सही बात है। तो इसमें कह रहा था आपका क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या? विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ये गलत बात है, ये निगेटिव बात है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, छोटे शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई, पठन कठिनाई का नहीं है, फिर नहीं आ गया। पठन कठिनाई का मतलब क्या समझते हैं? सिर्फ ऐसे ही पढ़ देना नहीं। पठन कठिनाई का मतलब होता है कि पढ़ना और उसे ना समझना, ये होता है पठन कठिनाई। चीज़ों को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाना, जो भी आपका शब्द है उसे उच्चारण अच्छे तरीके से नहीं कर पाना, तो ये सब पठन कठिनाई में क्या क्या आता है जो पहले देख लेते हैं। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, जब आपको शब्द और विचार समझ ही नहीं आ रहा है तो पढ़ पाइएगा, पठन कठिनाई में तो आ ही जाएगा ये तो। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, अब आप अच्छे से उच्चारण भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो यानी पठन कठिनाई ये भी है। वर्ण और शब्द पहचान में कठिनाई, अब वर्ण और शब्द में भी पहचान में कठिनाई हो रही है तो आप पठन कठिनाई आप में है, खासकर छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होती है। लेकिन अगला है पठन गति प्रवाह में कठिनाई। देखिए अब हो सकता है छोटा बच्चा है तो धीरे धीरे पढ़ रहा होगा लेकिन समझ रहा है, तो इसके गति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो पठन कठिनाई में ये नहीं आता है आपका। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि पठन गति और प्रवाह में अगर कठिनाई है, बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो पठन कठिनाई के लक्षण हैं, बल्कि पठन कठिनाई के लक्षण में आपके ये सारे चीज़ आ सकते हैं, ये तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा डी। चलिए नेक्स्ट, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन। आत्मनियमन का मतलब होता है खुद का कंसेप्ट, स्वयं का कंसेप्ट एक निर्माण करना, खुद का एक नियम किसकी ओर संकेत करता है? तो पहला है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने स्वयं का पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, और विद्यार्थियों के अवसर के लिए विनियम बनाना। तो ऑप्शन को छाटिए। अब विद्यार्थियों के लिए अवसर के लिए नियम विनियम बनाना तो कोई दूसरा कोई बनाएगा, यहाँ है शिक्षार्थियों का आत्मनियमन, खुद का नियम बनाना, तो ये तो नहीं होगा। अगला है ये नहीं होगा, और स्व अनुशासन और नियंत्रण, खुद को नियंत्रण करना, ये स्व अनुशासन में रखना, ये शिक्षार्थियों का आत्मनियमन नहीं है। आत्मनियमन का मतलब होता है आप जो कुछ भी सीख रहे हैं खुद को देखना, स्वयं को पर्यवेक्षण करना कि आप कितना सीखे हैं, ये खुद का ये आत्मनियमन होता है। तो इस हिसाब से तो सी सही है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, तो नियम विनियम ये सब चीज़ नहीं होता है, ये सब आत्मनियमन में नहीं आता है। आत्मनियमन का मतलब होता है हम जितना भी चीज़ सीखें वो उसकी जांच कर सके, इतना योग्यता हो हमें, स्वयं पर्यवेक्षण कर सके अपनी योग्यता को, तो ये होता है आत्मनियमन। चलिए नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं है? फिर नहीं आ गया आपका। तो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं है, कौन सा है? सीखने के लक्षण कौन कौन है पहले ये देखिए। पहला है व्यवहार का अध्ययन सीखना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता, व्यवहार का अध्ययन तो मनोवैज्ञानिक होता है, मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान की आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की चौथी परिभाषा। हाँ, व्यवहार में परिवर्तन रहता तो सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना है, तो ये सही है। तो सीखने के लक्षण तो ये है नहीं, पहला ही आंसर सही है। निगेटिव आ रहा है, निगेटिव का निगेटिव आंसर भी ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगला क्यों नहीं होगा? अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सही बात है। अपन लर्निंग भी करते हैं तो वो भी एक सीखने का एक कुछ ना कुछ तो सीखते हैं उससे। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सही है। सीखना एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनुभवों को परिमाण स्वरूप घटित करती है। मतलब सीखना एक ऐसा है जिससे आपका अनुभव जो होता है कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। कहने का मतलब आप अपने अनुभवों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये तो सीखने के लक्षण है तीनों, लेकिन पहला नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो रचनावाद का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब कुछ निर्माण करना।
तो कुछ निर्माण करना होता है तो सूचनाओं को याद करना और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, ये तो नहीं होगा। याद करना कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आता है, कंस्ट्रक्टिव में मतलब होता है कुछ निर्माण करना। चलिए, शिक्षक को प्रभावशाली भूमिका पर बल देता है। प्रभावशाली भूमिका, शिक्षक की भूमिका पर क्या बल देगा? सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो होता है वो शिक्षक की प्रभावशाली भूमिका पर बल नहीं देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, ये भी नहीं। रचनावाद खुद से निर्माण करता है, किसी की अनुकरण नहीं करता, किसी की कॉपी नहीं करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ये सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। दुनिया के बारे में जो भी दुनिया में चल रहा है वो अपना दृष्टिकोण बच्चा खुद से निर्मित करता है। निर्मित करना, देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ भी आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म या कुछ निर्माण करना, तो वो आपका बेस्ट उत्तर होगा, वो आपका सही होगा। ये सब पॉजिटिव निगेटिव वर्ड हैं, इन सब चीज़ों को भी आप नोट करते चलें तो बेहतर होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट, सृजनात्मक व्यक्ति वह है, सृजनात्मक, फिर वही चीज़ आ गया क्रिएटिव। क्रिएटिव बालक कौन है? किसको क्रिएटिव कहेंगे? परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं? जरूरी नहीं है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करे, ये जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक बालक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, हाँ ये कह सकते हैं। सृजनात्मक बालक है तो वो समस्या समाधान किसी न किसी तरीके से निकाल लेगा अगर क्रिएटिव बालक है तो। और पार्श्व चिंतन, लैटरल थिंकिंग भी करता है सृजनात्मक बालक। और ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, इससे कहने से पता नहीं चलता है कि वो सृजनात्मक व्यक्ति है। और बहुत बुद्धिमान है, ये भी गलत है, जरूरी नहीं है, सभी पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सृजनात्मक बालक बुद्धिमान भी हो, और ये जरूरी है कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कभी कभी होता है कि क्रिएटिव बालक हो सकता है बहुत ज़्यादा तेज हो या नहीं भी हो, लेकिन वो क्रिएटिव बालक जो है समस्या समाधान करने में अच्छा होता है, किसी न किसी तरीके से समस्या समाधान कर ही देता है कुछ ना कुछ निर्माण करके। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंपल सा। आगे चलते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट निर्माण करना। तो कंसेप्ट कहाँ बनता है आपका? जो कुछ भी आप सीखते हैं चीज़ों को वो आपके दिमाग में बनता है। तो शारीरिक विकास ये नहीं होगा, आप अवधारणा बना रहे हैं, अवधारणा का जो विकास हो रहा है, किसी भी तरह का कंसेप्ट बन रहा है, वो शरीर में बनेगा थोड़े ना। सामाजिक विकास नहीं होता है, संवेगात्मक विकास ये भी नहीं होता है। बौद्धिक विकास आपका मस्तिष्क में बन रहा है ना, बुद्धि का विकास हो रहा है, आपका बौद्धिक विकास हो रहा है, तो सिंपल सा डी हो गया। चलिए नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, देखिए व्यक्तिगत, हर एक पर्सनल व्यक्ति, एक बताए थे आपको अभिवृद्धि और विकास में जो चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किस चीज़ में? विकास क्रम में। विकास का क्रम, एक क्रम होता है, तो क्रम में तो एक रूपता होती है ना, सभी विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। विकास क्रम की एक रूपता, एक सिद्धांत बताया था अभिवृद्धि और विकास में, आप देख सकते हैं जाकर के, तो ये तो भिन्न नहीं होता है, गलत। विकास की सामान्य क्षमता, सामान्य जो क्षमता होती है लगभग सभी की एक ही होती है, तो ये भी नहीं होगा। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो समान भी होती हैं और कुछ भिन्न भी होती हैं, तो इससे ये नहीं कह सकते हैं कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये भी नहीं होगा। लेकिन विकास की जो दर होगी ना, ये एक दूसरे से पक्का भिन्न होगी। जरूरी नहीं है कि कोई बालक, कभी कभी देखते होंगे कि कोई बालक बहुत तेज गति से वृद्धि करता है, कोई बालक धीमी गति से वृद्धि कर रहा है, जैसा उसको वातावरण मिला, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिव, और एक और होता है PCMS, फिजिकली, कॉग्निटिव, मेंटल और सोशल, सामाजिक। हाँ, तो 4 तरीके से विकास का दर हो सकता है भिन्न भिन्न, हमेशा भिन्न भिन्न होता है, ये हम अभिवृद्धि वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बच्चे के उचित विकास की सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, ये कथन क्या कर सकते हैं? देखिए सही है, आपको ये अभिवृद्धि और विकास वाले चैप्टर में भी हम पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मेंटल रूप से भी स्वस्थ होगा, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होगा और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होगा, तो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो इस तरह से बच्चे के उचित विकास के लिए सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 2 ऑप्शन तो छट गया ऐसे ही, तो सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक क्रम सबसे पहले स्थान पर आता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि शरीर का विकास सबसे पहले आता है? हो सकता है शरीर के साथ साथ मानसिक विकास भी साथ साथ चल रहा हो, तो ये तो नहीं होगा। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास अगर आपका सही है तो आपका धीरे धीरे संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग करता है। इरफान खिलौना तोड़कर देख रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ है, तो आप क्या करिएगा?
उसके जिज्ञासु प्रभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। बात तो सही लग रही है। अगला, उसे समझाएंगे खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। अगर बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो उसे सीखने दीजिए ना। अब उस क्यों नहीं तोड़ा, उसे पीटिएगा तो जो कुछ भी वो सीख रहा था वो नहीं सीख पाएगा। इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, ये तो और गलत बात है। अब एक दो खिलौना टूट भी गया तो क्या दिक्कत है, तो उस पर हमेशा नज़र रखिएगा, ये भी गलत चीज़ है। तो उसके पुर्जे को देखने के लिए बच्चा देख रहा है कि क्या नहीं है, क्या है नहीं है, तो इसके लिए वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है ना। बच्चा क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ सीखना चाह रहा है, तो उसे उसकी ऊर्जा को सही दिशा हम देंगे कि और बच्चा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीख सके। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत, बच्चा किस तरीके से विकास कर रहा है, इसके सिद्धांत को अगर शिक्षक समझ ले तो कहाँ सहायता होगा उसको। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए या उचित स्थापित करने में। अब क्यों पढ़ाना चाहिए शिक्षक थोड़ा ना बता पाएगा, विकास के सिद्धांत के द्वारा, गलत बात है ना। विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधन करने में, सही चीज़ है। अब विद्यार्थी की भिन्न अधिगम शैली, बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, सहेलियों नहीं, शैलियों हो गया। विद्यार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधन करने में, ये सही है। शिक्षार्थी की सामाजिक स्तर को पहचानने में, अब विकास का सिद्धांत के द्वारा विकास जैसा कर रहा है, अब उसको समझेगा शिक्षक सिर्फ सामाजिक स्तर को पहचानने में, तो ये गलत बात है। आर्थिक पृष्ठभूमि, ये तो और गलत बात है। अब किस आर्थिक पृष्ठभूमि का कहने मतलब कौन अमीर है कौन गरीब है, इसको समझने में शिक्षक को क्या मतलब, इससे शिक्षक का कोई इंटरेस्ट मतलब ही नहीं होना चाहिए शिक्षक को आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चों के, ना ही उसके सामाजिक स्तर को कि वो निम्न दर्ज से आया है या ऊंचे दर्ज से आया है। तो इन सब चीज़, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, दूसरा नंबर। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट, अगला है प्रत्येक विद्यार्थी जो शिक्षार्थी, पहले प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है, मतलब इस वाक्य का क्या अर्थ है जो पूछ रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो होता है स्वयं में विशिष्ट होता है। सबके पास अपना अपना अलग अलग गुण होता है, अलग अलग इंटरेस्ट रुचि होती है, अलग अलग उनमें प्रतिभाएं होती है, तो ये इसका अर्थ ये होना चाहिए मेन रूप से। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। उस वाक्य का अर्थ पूछ रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, ये उसका अर्थ तो निकलता नहीं है। विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की योग्यताओं को विकसित करना संभव है, ये भी उसका अर्थ नहीं निकलता। अगला है कोई दो विद्यार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है और उसका मतलब भी यही निकलता है। हर एक बालक अपने आप में एक विशिष्ट है, मतलब उसकी योग्यता रुचि प्रतिभा एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो एक दूसरे से विशिष्ट है। तो ये सही तो है, इसका सी आंसर सही होगा। चौथा है विद्यार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं, ये बात कहना गलत है, उसका अर्थ भी नहीं बनता है उसका। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। देखिए वाक्य तो है गलत, लेकिन ये वाक्य जो किसकी और ये जो कथन होता है क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है, क्या मतलब होता है, जो चलते हैं इसको देखते हैं। पहला है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, एकदम बिल्कुल सही बात है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को ही तो प्रदर्शित कर रहा है कि पुरुष जो होता है स्त्री से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये तो पहले की कल्पना है ना, पहले किया जाता था ये सब चीज़। बुद्धि के विभिन्न पक्षों को, बुद्धि के ये पक्ष है ही नहीं, बुद्धि के तो अलग अलग पक्ष होते हैं, वो बुद्धि में हम लोग पढ़ लेंगे, चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग भी बुद्धि वाले सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं वीडियो में। अगला है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। ये सही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक नंबर, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि क्या कैसे हुआ, और यह जो है किसकी ओर संकेत करता है, तो मतलब एक लर्निंग हो रहा है। तो आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना ऐसा कुछ होता नहीं है, ये दोनों तो होगा नहीं। सीखने का आकलन होता है, सीखने के लिए आकलन होता है, और एक सीखने के रूप में आकलन होता है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। आपको जब डिटेल से पेडागोजिकल सेक्शन पढ़ेंगे सारे टॉपिक को, तो उसमें हम देख लेंगे। पहले देख लेते हैं सीखने का आकलन। सीखने का आकलन में होता क्या है, सीखने का आकलन मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जहाँ भी ऑफ लर्निंग आ जाए या कहा आ जाए, वो आपका सबमेटिव असेसमेंट होता है। सबमेटिव असेसमेंट एक आकलन में पढ़ना है, योगात्मक मूल्यांकन। उसमें क्या होता है कि आपको ग्रेडिंग पद्धति के द्वारा, आपको मार्क्स दिए जाते हैं। कहने का मतलब आपका जो भी मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, या फिर आपके
हाफ ईयरली, ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं, जिसके द्वारा आपको मार्क्स दिया जाता है, या आपको डिवीज़न दिया जाता है, जो कुछ भी है, तो वो आपके आ जाएंगे किस में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, सीखने के आकलन में आ जाएंगे ये वाले। जो भी आपको मार्क्स के द्वारा देखा जाता है कि आपने कितना सीखा। और सीखने के लिए आकलन में क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। फॉर का मतलब होता है फॉर्मेटिव, कहने का मतलब रचनात्मक। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप लोग देखेंगे, हम लोग असेसमेंट वाले भी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्मेटिव जो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि हम चीज़ों को, जो कुछ भी सीखे हैं या जो कुछ भी कमी है, उसको भरने के लिए शिक्षक एक हल्का सा ओरल टेस्ट ले लेता है कि जो कुछ भी आप शिक्षक सिखाए हैं तो उसके बारे में हम डायरेक्ट पूछ लिए किसी से, या क्विज करवा दिए, या किसी तरीके से आपको ये जानकारी ले लिया जाता है कि जो शिक्षक सिखा रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है, या आप में जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए ये असेसमेंट फॉर लर्निंग कराया जाता है। तो इसमें देखिए क्या होगा आंसर, कि भ्रमण पर ले गई और उसको वापस लाके भ्रमण के बारे में चर्चा करवाती है, तो सीखने का आकलन तो होगा नहीं, क्योंकि वो एग्ज़ाम तो ले नहीं रही है उसको, बस उसके बारे में चर्चा करिए कि कौन बच्चा क्या कितना सीखा कि नहीं सीखा, इसका मूल्यांकन करने के लिए देख रही है, तो सीखने के लिए आकलन होगा। और सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, ये जो है एक टॉपिक के माध्यम से हम आपको एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप पूरे तरीके से देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो इसका आज के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदा दिली रहिए। जय हिंद। Peace.